नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, ये है आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड टॉपिक है। और साथियों, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे ही बताएंगे, साथ में ही क्वेश्चन के माध्यम से आप डिटेल को समझ पाएंगे। तो ये है भाग 1। इसके बाद हम आपको भाग 2, भाग 3, जब तक ये भारत का संवैधानिक विकास ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको देते रहेंगे वीडियो। और पॉलिटी, जब तक पूरी पॉलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम के लिए है, वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या और किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो। लगभग पॉलिटी हर एग्ज़ामों में पूछी जाती है, तो हर वो बच्चा देख सकता है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास एक नज़र में देखते हैं। विकास एक नज़र में देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853, 1773 से 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास हुआ। और उसमें 1773 से 1853 के बीच में बहुत सारे कानून और एक्ट आए हैं। तो उनको देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और किस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आगे मिलेंगी आपको, परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस पेशेंट से आप लोग पढ़ाई करिएगा और ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला है चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813 और उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है, फिर चार्टर एक्ट 1853 आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ वो देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ 1858 से लेकर के 1947 तक हुआ। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास हुआ, जिसमें कई एक्ट आए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 आता है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 आता है। देखिए, इन सब से आप लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 1940 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। तो इससे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, माउंट बेटन योजना 1947, माउंट बेटन योजना 1947 के अंतर्गत क्या क्या था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला पॉइंट है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। तो किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। किससे, लॉर्ड मेयर से। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सूरत से, जो कि गुजरात में है, सूरत से अपना कार्य प्रारंभ किया। अगला पॉइंट आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहां से प्रारंभ होता है। तो 1600 ईस्वी के चार्टर से शुरुआत होता है आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राज्य लेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया। तो सन 1726 के चार्टर द्वारा इंग्लैंड में स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया। ठीक है,
अगला पॉइंट कह रहा है किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्य परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे उनके 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल। ये 4 सदस्य थे। ठीक है। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल तथा कर लीजिएगा यहाँ पे, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, के प्रति उत्तरदायी थी। इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रबंधन शक्ति थी वो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में निहित थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उच्चतम न्यायालय में 4 सदस्य थे। कितने? 4 न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1784 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था लेकिन स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही किया गया। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? जो 1765 का ईस्वी का जो एंग्लो इंडियन इतिहास था उसे युग प्रवर्तक काल कहते हैं। और इसी युग प्रवर्तक काल को किसने कहा था? तो इल्बर्ट ने कहा था। किसने? इल्बर्ट ने कहा था। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त किया गया। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और कब? 1786 के अधिनियम द्वारा। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। अगला पॉइंट है किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था।
कंपनी के कर्मचारियों पर, कंपनी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नर के लिए भी विस्तृत किया गया? तो वो एक्ट था चार्टर एक्ट 1793। अगला पॉइंट है, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1793 का राजलेख के तहत किया गया। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन राजलेख प्रदान करता है? तो 1813 का राजलेख प्रदान करता है। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? तो कितनी राशि नियत की गई थी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए राशि नियत की गई थी। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? कोई भी अंग्रेज बाहर से भारत में आकर बसेगा और व्यापार करेगा तो उसके लिए अंग्रेजों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था कि कोई भी अंग्रेज अगर बाहर से भारत में आता है बसने या फिर व्यापार करने तो उसको लाइसेंस लेना ही लेना होगा। अगला पॉइंट है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो वो एक्ट था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? मुख्य सेनापति का। तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का राजलेख द्वारा या चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। 1833 के राजलेख द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन की केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो 1833 के राजलेख में दिखाई पड़ता है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? दास प्रथा को। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी अधिनियम द्वारा घोषित किया गया। देखिए 1843 के नियम जो 5 था, 1843 के ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है। जो चार्टर एक्ट आया था उसने यही कहा था कि दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा घोषित किया गया, लेकिन 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया शारदा एक्ट के माध्यम से।
किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकी एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। अगला पॉइंट है, विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 ईस्वी में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति होगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। यह था 1853 का चार्टर अधिनियम था, उसमें यही लिखा था। ठीक है, तो ये थी हमारी पॉलिटी की क्लास, जो कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, कहाँ से उठा है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और ये भाग 1 था। इसके बाद हम आपको भाग 2 लेके आएंगे। ऐसे ही ये निरंतर क्लास चलती रहेगी। पूरी पॉलिटी को ख़त्म करना है तो आप लोग लगातार देखते रहिए, आपकी पूरी संविधान ख़त्म हो जाएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर उतने क्वेश्चन आप लर्न कर लिए या आपको कंठस्थ हो गया, तो ये समझिए कि एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है।